गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आज फिर से हम उपस्थित हो चुके हैं क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि जो 30 अंकों का है उसमें से आपको 9 अंक मंगाने हैं। उस पेपर को लेकर के आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उसे बिल्कुल ही स्टॉप मत कीजिए, कंटिन्यू रखिए, तो आपके लिए हाजिर हो चुका है। जल्दी से जल्दी जुड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। 1 से लेकर के 8 नंबर तक क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, अब तो आदत पकड़ लिए होंगे। उसके बाद 9 से 30 नंबर क्वेश्चंस तक हिंदी के होंगे। 9 नंबर क्वालिफाई होता है एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन यहाँ पर टारगेट आज के हम वीडियो में 14 नंबर फिर से रखेंगे। कम से कम 14 नंबर जरूर मंगाइएगा। आंसर कमेंट करती चलिए। लैंग्वेज 1 में पहले देख लेते हैं। मिस्टर मोहन इज़ डैश एनसीसी ऑफिसर, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग जो कमेंट किए हैं ए यानी कि एन होगा। एन इसके पहले प्रयोग होगा। अब रही बात कि कुछ दोस्तों का ये कमेंट आ रहा है कि सर एनसीसी जो है इसमें तो ये आपके पास कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आपने एन का प्रयोग क्यों कर दिया। दोस्त इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स की तो महत्ता होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसके प्रोनाउंसिएशन, हिंदी प्रोनाउंसिएशन को देखा जाता है। तो जब एनसीसी लिखेंगे तो इसमें एन लिखेंगे, एनसीसी। तो एन जो है, ए जो है एक स्वर्ण वर्ण है, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि यह हिंदी का वॉवेल्स है। तो हिंदी के वॉवेल के रूप में अगर इसका उच्चारण होता है, अगर कंसोनेंट भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर एन का ही प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोई समस्या आती है तो कमेंट जरूर हमें करिएगा। प्रश्न है कि आई डोंट लिव इन द हाउस डैश माई फादर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। आई डोंट लिव इन द हाउस डैश माई फादर, यानी कहता है कि इसमें कौन सा जो है ऑप्शंस आप चुनिएगा, यानी कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करिएगा। आई डोंट लिव इन द हाउस, इसमें एक एक करके सेट कर लीजिए आसानी पूर्वक। लिव इन द हाउस इन माई फादर, ये देखेंगे। उसके बाद फिर है कि एट माई फादर, ऑफ माई फादर या इन टू माई फादर। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा भी जानकारी रखे होंगे तो आपने ऑप्शन नंबर सी कर दिया होगा। यदि अगर आपने भी ऑप्शन नंबर सी चुन लिया है तो उम्मीद करिए कि आपके भी 2 अंक अभी तक शुरू हो गए। आप हमें कमेंट करके वीडियो के अंत में ज़रूर बताते चलिएगा कि आपके स्कोर कितने हो रहे हैं, क्या फंसने के कोई चांसेस तो नहीं लग रहे हैं ना। अगर कोई समस्या होता है तो हम आपके साथ हैं। क्वेश्चन है द वाटर ऑफ दिस रिवर डैश डर्टी, चूज द सुटेबल वर्ब। इसमें सुटेबल वर्ब आपको प्रयोग करना है। द वाटर ऑफ दिज रिवर्स, रिवर्स लिखा गया है डर्टी, चूज द सुटेबल वर्ब, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत उम्दा प्रश्न है। कहता है द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, यानी कि यहाँ पर रिवर्स नदियाँ हैं, लेकिन वाटर क्या है, वाटर यानी कि पानी, इसका हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इस कंडीशन में जब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ब प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग करेंगे। तो सही है, इसमें इज का प्रयोग करेंगे। गलती से भी आर मत कर दीजिएगा, क्योंकि पानी आपको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके 3 अंक हो गए हैं। ज़रूर आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर चेक जरूर कराएं, हमें बताएं, अच्छा लगता है। अपने बारे में कुछ कुछ लिखते रहिए, जरूर लिखिए, ऐसा नहीं कि बिना कमेंट किए हुए हट जाइए, मज़ा आता है दोस्त। आई एंड ही आर फ्रेंड्स, देख रहे हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब ये आई एंड ही आर फ्रेंड्स लिख दिया गया है, लेकिन ये सही नहीं है, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको इसमें से करेक्ट सेंटेंस चुनने की आवश्यकता है। बोथ आर फ्रेंड्स, क्या ये सही है। ही एंड आई इज़ फ्रेंड्स, ही एंड आई एम फ्रेंड, एंड ही एंड आई आर फ्रेंड। देखिएगा पहले जो है ये जो है फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। सबसे पहले आप थर्ड पर्सन से इसको सजा लीजिए, अगर यू नहीं है तो। सजाया गया तो ही पहले आएगा, ये बात तो 3 ऑप्शंस में ही है, लेकिन उसके बाद एंड लग गया है तो एंड जो है इसको प्लूरल कर देता है। यही कारण अगर आई रहता तब तो अलग बात होती, लेकिन दोनों कर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, तो आपका सही हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लीजिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत आंसर कमेंट करते चलिए, बहुत ही बढ़िया है प्रश्न। अटेन, चूज द साइनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स, यानी कि अटेन जो है इसका आपको क्या करना है, साइनोनिम्स चुनना है। तो अटेन का साइनोनिम्स आपको चुनना है। दोस्तों इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको मैंने एक किताब से लिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर है, उसमें 455 नंबर पेज से ये मैंने वो प्रश्न लिया था। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो उसको एक बार निकाल कर पढ़ लीजिएगा। कई किताबों से मैं प्रश्न को सेट करता हूँ, याद रखिएगा, एग्जाम्स के मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही। अटेन,
चूज द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, यानी कि आपको इसका सिनोनिम्स बताने हैं, आपको इसका क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताने हैं, यानी कि पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द बताने हैं। तो अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। विन का मतलब जीतना होता है, उसमें भी प्राप्त होता है। गेन मतलब ही होता है ले लेना, यानी कि प्राप्त करना। अचीवमेंट उपलब्धि होना। और ऑल ऑफ द एबव, तो उम्मीद कीजिए कि अटेन का सभी के सभी ये प्रीपोजिशंस सिनोनिम्स है, जो साइनोनिम्स यहाँ पर लिखा गया है, सिनोनिम्स भी लोग कहते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें का ऑप्शन नंबर डी आपने भी चुना है, तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है ब्रिंग अप, व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। यह एक फ्रेजल वर्ब लिखा गया है, इसका हिंदी मतलब क्या होता है। ब्रिंग अप, व्हाट इज हिंदी मीनिंग ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। बाहर लाना, पाल कर बड़ा करना, या ऊपर उठाना, या नॉन ऑफ द एबव। तो उम्मीद कीजिए ब्रिंग अप जो है इस फ्रेजल वर्ब का सही हिंदी होता है पाल करके बड़ा करना। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पाल करके बड़ा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के थोड़ा सा कठिन प्रश्न होंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर हम टारगेट रखे ही हैं, तो कठिन प्रश्न इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार हम परीक्षा के तक आपके साथ देंगे। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, ठीक है, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, चूज ऑन वन वर्ड, यहाँ पर वन होगा दोस्त, देंगे। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, चूज वन वर्ड फॉर दिस सेंटेंस, यानी कि यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाला प्रश्न है। द साइंस ऑफ द वेजिटेबल लाइफ, इसमें क्या होगा, उसको जूलॉजी कहते हैं, वेजिटेबली कहते हैं, बोटनी कहते हैं, या ब्रिटल कहते हैं। तो उम्मीद कीजिएगा कि द साइंस ऑफ द वेजिटेबल लाइफ, इसको हम लोग बोटनी के नाम से जानते हैं, इसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अब तक मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर चुके होंगे। राम हैड नॉट किल्ड रावण, राम हैड नॉट किल्ड रावण, चूज द राइट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि राम हैड नॉट किल्ड रावण, इसका ये सेंटेंस है, इसका सही आपको चुन लेना है कि ये किस टेंस पर बनाया गया या किस टेंस का सेंटेंस है। क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है, याद रखें क्वेश्चंस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने राम हैड नॉट किल्ड रावण इसको चुना होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, उन सभी का आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ये निगेटिव क्वेश्चन है। लैंग्वेज नंबर 1 खत्म हो गया, अब आइए लैंग्वेज नंबर 2 की शुरुआत होती है और अच्छे खासे क्वेश्चनों के साथ। लैंग्वेज 2 में हिंदी के क्वेश्चंस 9 से 30 तक आपके लिए रखे गए हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है देखिएगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेने दीजिए, लगातार आंसर कमेंट करते चलिए, रुकिए नहीं। तत्सम शब्द आश्चर्य का तद्भव रूप क्या है। तो देखिए तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव। तो तत्सम शब्द जो आश्चर्य लिखा गया है, इस आश्चर्य का तद्भव क्या है, आश्रय, काल्पनिक, अचंभित, या अचरज। लीजिए कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ा सा ऑप्शंस को लेकर के। तो तत्सम शब्द का आश्चर्य जो है इसका तद्भव रूप क्या है, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अचरज होता है आश्चर्य का ये तद्भव रूप। आगे बढ़ते चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन से बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। अपना स्कोर जरूर अपना कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ लास्ट में, कितना सही हुआ, और जरूर इतना लिखिए, लेकिन ईमानदारी पूर्वक, बढ़ा करके मत लिखिएगा। निम्न में से, और अभी जो आप ऑप्शन कर रहे हैं उसको क्वेश्चन नंबर के साथ ऑप्शन कीजिए, ABCD मत लिखिए। अभी जो कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है, काठ है, गोड़ है, ऊंट है, उल्लू है। तो याद रखेंगे निम्न में से जो देशज शब्द दिखाई दे रहा है वह क्या है, यानी कि गोड़। गोड़ जो है ये क्या है, देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर बी तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे प्रश्न आपके लिए ये रहेगा, थोड़ा सा छोटा कर लेने दीजिए। प्रश्न दोस्त ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। जो, कौन, आप या वे, निम्नलिखित में से कौन है जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण देंगे। दोस्तों बताया गया है कि BPSC जो शिक्षक भर्ती 2.0 है उसके लिए ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल एक अपना ई-बुक लॉन्च करेगा। देखेंगे इसको लॉन्चिंग के समय आपको बता देते हैं कि हो सकता है कि छठ के अगले दिन, क्योंकि छठ के दिन तो आप बहुत बिजी रहिएगा और बिहार और उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि छठ के अगले दिन हम इस बुक को लॉन्च करें आप सभी के लिए।
प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी आंसर कमेंट किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। सिलेक्ट आपने ऑप्शन नंबर बी किया होगा। तो 12वां नंबर क्वेश्चन है, लड़का लंबा है, इस वाक्य में विशेष शब्द कौन है। देखेंगे, लड़का लंबा है, विशेष शब्द इसमें कौन है। लड़का है, लंबा है या सभी के सभी सत्य है। याद रखिए, लड़का जो है वह क्या है। देखेंगे, लंबा तो विशेषण हो गया, तो जो जिसकी विशेषता बताएगा वह क्या होता है, विशेष होता है। तो इसमें लड़का इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए कमेंट किया है तो आपका एक और नंबर सही हो जाता है। मज़ा आता होगा आपको वीडियोस देखने में। देखिए, बगल में हार्ट्स वगैरह है, बगल में स्माइलिंग का चित्र बनाया गया। आप जब कर रहे हैं लाइव चैटिंग, उसमें आप उसको इस पर लेकर आ सकते हैं और मज़े आएंगे। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। संस्कृति शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या है। तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, संस्कृत या संस्कृत। जो भी आपको आंसर सही लगता है कमेंट कीजिए। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है, तो रही आंसर इसके बाद की। तो सही आंसर है दोस्तों कि अगर आपने भी संस्कृति नहीं, सॉरी ये संस्कृति नहीं, सांस्कृतिक, संस्कृति शब्द का विशेषण जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी कमेंट किया है उन सभी का आंसर सही होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। प्रश्न है बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है। देख लेंगे, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इसमें बिना कौन सा अव्यय है। तो देख लेंगे, अव्यय जिसका रूप इत्यादि नहीं बदलते हैं उसको अव्यय के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो प्रश्न था यहाँ पर, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, इस वाक्य में बिना कौन सा अव्यय है। तो बिना जो है दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यह संबंध बोधक जो है अव्यय है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। लीजिए, अगला नंबर प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा है जिसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। क्या रात्रि स्त्रीलिंग है, निधि, कहानी। तो देखिए, ये सभी के सभी इकारांत शब्द है। रात्रि, निधि और कहानी ये सभी इकारांत शब्द है। तो जितने भी इकारांत शब्द होते हैं मैक्सिमम वो 90%, 99% सही होते हैं। जैसे कि पानी, उसके बाद दही, घी, ये सभी को छोड़ करके कुछ चीज़ें होती हैं। हाथी, ये इकारांत होते हुए पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके अलावे कुछ चीज़ें हैं, तो जितने इकारांत होंगे मैक्सिमम वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो उपर्युक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बढ़ते रहिए, फटाफट आंसर कमेंट करते रहिए। लाइव चैटिंग में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए, लगातार कीजिए। शब्द प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। शब्द प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। पढ़ है, प्र है, या उसके बाद पढ़ी है, या पढ़ा है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि प्रख्यात में, ख्यात में आप प्र जोड़ देंगे तो प्रख्यात होता है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीजिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर है। अगला क्वेश्चन से, मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। मधुरिमा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रीमा है, या ह्रस्व ई से रीमा है, या ईमा है, या रईमा है। लीजिए, 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रही होगी। तो मधुर में ईमा जोड़ेंगे तो मधुरिमा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रत्यय जो है, जो अंत में क्रिया या संज्ञा सर्वनाम के बाद में लगता है, जो क्रिया के अंत में लगता है कृदंत इत्यादि, और तद्धित जो होते हैं संज्ञा सर्वनाम में जुड़ते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ईमा जुड़ा हुआ है प्रत्यय। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुण संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण निम्नलिखित में कौन है। महर्षि, पावक, अभ्युदय और पवण। यानी कि जिसमें अ का ओ का ए हो जाता है, यानी कि गुण परिवर्तित होता है। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है या कौन सा दिया गया शब्द है जिसमें गुण संधि का प्रयोग किया गया है। महर्षि, पावक, अभ्युदय या पवण। अगर आपने दोस्तों 18 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही है। और इसका महा प्लस ऋषि अ और री मिलकर के महर्षि हो जाता है, यानी गुणों में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देख लीजिए। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। प्रश्न है कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो देखेंगे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभावी समास। तो प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में। अगर आपने भी कमेंट किया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में जो होता है अंतिम पद प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में वह कौन है जिसको जो है आप अव्ययी भाव समास के रूप में प्रयोग करेंगे? लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या छत्रधारी। तो निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसमें अव्ययी भाव समास का, तो भर यहाँ पर देख लीजिए, एक अव्यय प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास जो है भरपेट में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुत्र का पर्यायवाची शब्द है? निम्नलिखित में से कौन जो है पुत्र का पर्यायवाची शब्द है? तो क्या पुत्र का मतलब तनय होता है? बिल्कुल होता है। ये पुत्र को सूत भी बोलते हैं। अगर दीर्घऊ से लिख दीजिएगा तो अलग है, लेकिन ऐसे लिखेगा तो पुत्र होता है। बेटा को ही पुत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि जो तीनों ऑप्शंस है वो तीनों के तीनों सही है। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी के सभी सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि शब्द अल्पज्ञ का विपरीत शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से देखिएगा, शब्द अल्पज्ञ का विपरीत शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या अवज्ञ है, सर्वज्ञ है, अभिज्ञ है या कृतज्ञ है? अल्पज्ञ माने थोड़ा सा और सर्वज्ञ माने सब कुछ। तो अल्पज्ञ का विपरीत शब्द जो है दिए गए ऑप्शन में से अगर आप भी चुन रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका एक बार फिर से आंसर सही हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग आज मैक्सिमम क्वेश्चनों का जवाब दे रहे होंगे। और ठीक है, ऐसे ही इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा आराम से आप मुझे खोजने की प्रयास करिएगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में, यानी कि इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कहें। इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो वाला प्रश्न है। तो स्त्री जो अभिनय करती है, तो निम्नलिखित में से जो स्त्री अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? क्या उसको नायिका कहते हैं, नटी कहते हैं, नर्तकी कहते हैं या अभिनेत्री कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर अभिनय कहा जा रहा है। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो लड़की या जो स्त्री जो है नाचती है उसको, नहीं, अभिनय करने की बात करती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। आपका पसंदीदा क्वेश्चन, पत्थर का लकीर होना, इस मुहावरा का अर्थ क्या है? देखेंगे, पत्थर का लकीर होना मतलब इस मुहावरा का क्या अर्थ है? कठोर होना, कठिन होना, मिट जाना या अमिट होना? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। अब इस प्रश्न का तो आंसर आप लोग कर ही देंगे बिल्कुल आसानी से। पत्थर का लकीर होना, इस मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है कि पत्थर का लकीर होना, अमीठ होना इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिए। आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी चुना, शुक्रिया। अगला क्वेश्चन है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? जबरदस्त क्वेश्चन है, हंसी आ रही होगी, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? बाजा बजाना, खुशी का मौसम, असंगत बातें करना, शादी का गीत गाना। यानी कि किसी की शादी हो रही है और आप मतलब चल कुछ और रहा है और आप कर कुछ और रहे होंगे, तो उस प्रकार से उस समय जो है यह आइडम्स, यह लोकोक्ति बोली जाती है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी की गीत। यथार्थ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। असंगत बात करना ही हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत, इस लोकोक्ति का रियल अर्थ होता है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। लाइक की बटन दबा दीजिए, क्योंकि इस बार टारगेट होगा 5000 लाइक की। दोस्तों 5000 की आप तो 7-8 10-10 हज़ार लाइक्स पहुँचा देते हैं। मैं तो छोटा तो बहुत प्यार बरसाते हैं आप हमारे इस चैनल पर, इसके लिए शुक्रिया। हम इसीलिए आपकी मदद हमेशा करने के लिए तैयार हैं। निम्नलिखित में से कौन रस का अवयव नहीं है? देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो रस का अवयव नहीं है? यानी कि रस कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो रस में 4 में रस में एक तो अस्थाई भाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है, दिखाई दे रहा है ना। एक और होता है रस के 4 में, एक और होता है। तो इसमें से दिए गए में से कौन सा जो है वह जो है आपका ऑप्शंस रस का अवयव नहीं है? तो अस्थाई भाव जो होती है ये रस का कोई अवयव नहीं है। चौथा रस क्या है? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है, कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से किन की रचना है? कुरुक्षेत्र जो है निम्नलिखित में से किन के द्वारा रचित की गई है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद? तो प्रश्न आपके सामने एक बार फिर से दोहरा देते हैं। कुरुक्षेत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अगर आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 27वें का ए अर्थात रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखित जो है यह कुरुक्षेत्र है। आगे बढ़ते चलते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया है? पंजाबी या पंजाब का, या जम्मू कश्मीर का, राजस्थान का, या आंध्र प्रदेश का? तो भारत में भाषा के आधार पर जो सर्वप्रथम राज्य गठित किया गया उसका नाम आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज हाई स्कोरिंग आप पहुंचा रहे होंगे या स्कोर में गिरावट आ रही है, दोनों जरूर बताइए। प्रश्न है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? यानी लिखित भाषा की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से क्या है? क्या हम लोग वर्ण लिखते हैं, ध्वनि, वाक्य या शब्द? आधारभूत इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की कौन सी है? तो अगर आप जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कमेंट करते चलिएगा। लिखित भाषा की आधारभूत इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो वर्ण यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे इस वीडियो से। लीजिए 30 नंबर और अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वर्ण ऊ का उच्चारण स्थान है। वर्ण ऊ जो है वो हमारे मुख में कहाँ से उच्चारित होता है? क्या ये कंठ से निकलता है, तालु से निकलता है, ओठ से निकलता है, दंत से? ऊ बोल करके देख लीजिए। दोनों ओठ जो है पहले सटने की कोशिश कर रहा होगा या सटता भी होगा, उसके बाद ऊ कहलाता होगा। तो ऊ जो है ओठ से निकल उसका उच्चारण होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के ये कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। डेली बाय डेली जो है लगातार अगर आपकी इच्छाएं रहेंगी तो लगातार हम लोग परीक्षा तक इस सेशन को लेकर के चलेंगे। इसलिए भारी संख्या में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से एंजॉय कीजिए। इसको एंजॉय करते हुए एग्जामिनेशन पार करने हैं, ठीक है। और बाकी सही वीडियोज दिन में आते रहेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।